बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें शील्डिंग इफ़ेक्ट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और समटाइम्स इनको मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक छोटी सी बात कि वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको इन टॉपिक से रिलेटेड तमाम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ जाएँ और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिकली पीरियोडिसिटी कहते हैं रिपीटिशन ऑफ समथिंग। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? रिपीटिशन, ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिलेट करता हूँ। स्कूल में भी आपने सुना होगा कि हमारे बच्चों के ना पीरियड्स होते हैं ना, कि हर 40 मिनट के बाद जो सा है वो दोबारा पीरियड शुरू हो जाता है। हर 40 मिनट के बाद वो उसको पीरियड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल, अगर 35 मिनट्स का या 40 का या 45 मिनट्स का है, तो वो रिपीट करता है, तो इसलिए उसको भी पीरियड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको पीरियड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एलिमेंट्स जो अरेंज हुए थे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उनमें भी एक रिपीटिशन थी। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? वो मेरे पास हो सकती हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी रिपीटिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी रिपीटिशन होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये हम पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल ना, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। फॉर एग्जांपल जी ये देखिए पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होगा यहाँ पे। मेरे पास है जी ये पूरा ग्रुप जो सा है वो अल्कली अर्थ मेटल्स का है, ये वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अब आप देखिएगा कि हर 8th एलिमेंट जो सा है ना वो उसके बाद रिपीट कर रहा होगा। लिथियम के बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और यानी 8वां इसके बाद आना चाहिए था, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी इस लिथियम के साथ, तो इसलिए इसको इसके नीचे प्लेस कर दिया। और ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं। तो देखें रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। पहले 3 पीरियड के अंदर या 2 और तीसरे पीरियड में 8 के बाद रिपीटिशन हो रही है, उसके बाद इनमें 18 एलिमेंट्स के बाद रिपीटिशन हो रही है। यानी पोटाशियम से जब यहाँ पे आप चलते हैं, क्रिप्टॉन के बाद जो अगला एलिमेंट रुबीडियम है वो इसके बाद नहीं आता, वो इसके नीचे ही इसलिए रखा था क्योंकि इसकी रिपीटिशन थी। इसको भी, स्ट्रोंशियम को भी कैल्शियम के नीचे इसलिए रखा था क्योंकि इसकी रिपीटिशन थी। इसी तरह मेरे पास बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम को इसीलिए रखा था एक दूसरे के नीचे या एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही थी, ठीक है, आफ्टर, यही आप देखें ना, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। और ये भी आप याद रखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था पिछली वीडियो के अंदर, कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, और एक ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चूँकि सेम होती है तो इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। जबकि पीरियड के अंदर जो है वो रिपीटिशन हो रहा होता है ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। ये भी मैंने आपको मेंशन किया था, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ या पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज़ का भी रिपीटिशन हो रहा होता है पीरियड के अंदर भी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं वो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज़ के ऊपर, तो उसमें भी एक रिपीटिशन है, ठीक है। ये था हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का जनरल इंट्रोडक्शन। और अब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हुए हैं। बिल्कुल सेम जो मैंने अभी आपको बताएं यही सारे मैंने बता दिए। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही होती हैं जी साइज ऑफ द एटम्स, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। और ये रिपीटिशन है तो इसमें जेनेरिक उसने बता दिया कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। अब हमारे कोर्स के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, उनमें शील्डिंग इफेक्ट सबसे पहले, फिर एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलें अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है?
उसको समझने से पहले ना मैं आपको छोटी सी सिर्फ एक बात बताता हूँ। आपने ये जहन में रखना है शील्डिंग इफेक्ट से पहले कि ये मेरे पास दरमियान में न्यूक्लियस है और ये मेरे पास फर्स्ट शेल, ये मेरे पास सेकंड शेल, और फर्ज करें कोई एलिमेंट है उसके 3 शेल हैं, ठीक है। और एक मैं और बना लेता हूँ, उसमें मेरे पास है जी सिर्फ और सिर्फ 2 शेल, ठीक है। अब मुझे बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है जी इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। ये अब न्यूक्लियस जो है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है इसके अंदर भी, और न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ना। तो इनको भी 4 दोनों में इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है रिडक्शन of the force of attraction between the nucleus and the valence electron by the inner shell electron। अब इसमें देखें इनर शेल कितने हैं? 2। इसमें देखें इनर शेल कितने थे न्यूक्लियस के और इसके दरमियान सिर्फ एक था ये वाला, और इसमें कितने थे? ये एक और ये दूसरा। तो कौन ज़्यादा फोर्स को रिड्यूस करेगा? जहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा, देखें ना, मतलब रुकावट शील्ड प्रोवाइड करे। इसमें 2 शील्ड्स हैं, इसमें एक शील्ड है, ठीक है। दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मीन्स द रिडक्शन इन द फोर्स, सिंपल, किसकी फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल मतलब अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इनर शेल एक ही शेल है, तो वो इलेक्ट्रॉन आप देखें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम जो है ना वो कमी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही शील्ड है ना, एक शील्ड है। इसमें 2 शील्ड हैं, एक ये शील्ड है और एक ये 2 शील्ड है। तो कहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? इधर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ज़्यादा रिड्यूस हो रही है ना। तो जितनी रिडक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिडक्शन ज़्यादा होगी उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट जितने इनर शेल ज़्यादा होंगे उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई? शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हो गया? अब आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी बुक की डेफिनेशन भी दिखाता हूँ और यहाँ पे भी बताता हूँ। ये 3 हैं, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल हैं, बेरिलियम के अंदर भी 2 शेल हैं। अब इन दोनों के अंदर मुझे बताएं शील्डिंग इफेक्ट लिथियम और बेरिलियम के अंदर क्या होगा? सेम, कम या ज़्यादा? किसके अंदर कम या ज़्यादा होगा? लिथियम और बेरिलियम की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों के अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही है। लिथियम का भी एक ही है, इसके बेरिलियम का भी एक ही है, और एक बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के अंदर चूंकि शील्डिंग एक जितनी है तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट इन दोनों के अंदर सेम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जबकि लिथियम को मैग्नीशियम के साथ कंपेयर कर लें तो मैग्नीशियम के अंदर देखें 2 इनर शेल हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी मैग्नीशियम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ना, यानी मैग्नीशियम कम फोर्स लगा पा रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। समझ आ गई? बनिस्बत बेरिलियम के, क्योंकि बेरिलियम के अंदर एक है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तब भी मैग्नीशियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, और बेरिलियम का अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम के साथ तो तब भी शील्डिंग इफेक्ट मैग्नीशियम के अंदर ज़्यादा। और इन दोनों का देखेंगे चूंकि वो सेम ही नंबर ऑफ शेल हैं तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट सेम है। ये बात आपने याद रखनी है। इफ़ द नंबर ऑफ पीरियड इज सेम, यानी वो दोनों एक ही पीरियड के अंदर या उनके नंबर ऑफ शेल सेम हो तो फिर शील्डिंग इफेक्ट सेम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिस तरह ये यहाँ से ही बना के पूछ ले। अच्छा, जब आप ये बता दें इन सारी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, एक हमने समझ ली, इसके बाद अब आपने ना उसका हर एक का ट्रेंड भी बताना है। ये भी एग्ज़ाम में आपने लिखना। व्हाट इज़ ट्रेंड मीन्स? ट्रेंड का मतलब होता है कि अलोंग द पीरियड, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरल ट्रेंड क्या है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है या शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। दूसरा ट्रेंड आपने बताना है डाउन द ग्रुप, ठीक है, कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है या शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो आपका शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। अब शील्डिंग नंबर ऑफ शेल्स चूँकि सेम है, एक ही शेल है, तो इसका मतलब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, या शील्डिंग इफेक्ट विल रिमेन सेम। शील्डिंग इफेक्ट सेम ही रहेगा लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, तो इस वजह से
शील्डिंग इफेक्ट भी जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस करेगी। तो जितनी ज़्यादा रिड्यूस करती है उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट को देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं देख रहे। तो जितना डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट शेल है, मैं अगर इस तरह करके बना दूँ रफ सा, तो इसके अंदर एक शेल है, इसके अंदर दो हैं, इस तरह ये इस तरह इसके अंदर तीन है। तो हर एक के अंदर जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एक एक शेल बढ़ता जाता है। शेल बढ़ने से क्या होता है कि आपका शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करता जाता है। और अगर कोई एक ही इस तरह पीरियड के अंदर हो तो उसके नंबर ऑफ़ शेल्स तो सेम ही रहते हैं, तो इसका मतलब वो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, और डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है। ये अब आपने सबसे पहले ट्रेंड में बात क्या लिखनी होगी, उसका ट्रेंड क्या है लेफ़्ट टू राइट, और फिर उसकी रीज़न भी लिखनी है। फिर डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम लिखना है, और फिर उसकी रीज़न भी लिखनी है। अब आप इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, क्यों सेम रहता है, क्योंकि आप लिखेंगे इनर शेल रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी रीज़न क्या है जी, लिख लें, ट्रेंड लेफ़्ट टू राइट की एक तो कांस्टेंट, बिकॉज इनर शेल रिमेन्स, ये मैं आपको कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जबकि ये डाउन द ग्रुप आपने लिखना है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो टॉप टू बॉटम जो सा वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, बिकॉज, उसकी रीज़न लिख लें, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, so the number of inner shell electrons, yeah, the number of electrons in the inner shell also increases. Also increases as a result, shielding effect इंक्रीजेज। ठीक है, आपको समझ आ गया एग्जाम में क्या लिखना है आपने। एग्जाम में जस्ट आपने सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन नंबर 1, नंबर 2 पे ट्रेंड की हेडिंग दे के लेफ़्ट टू राइट उसका बताना है इंक्रीज़ या डिक्रीज़, और फिर उसकी रीज़न। फिर इसी तरह टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ या डिक्रीज़, फिर उसकी रीज़न। तो आपका ये कंप्लीट जो है वो आंसर माना जाएगा और वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अच्छा, अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है चूज़ द एलिमेंट्स हुज एटम्स यू एक्सपेक्ट टू हैव द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम को आप क्या करें कि इधर सबसे पहले लोकेट कर लें। ये देखें, बेरिलियम इधर है और मैग्नीशियम इधर है। अब बेरिलियम ऊपर है और मैग्नीशियम देखें नीचे है ना। इसमें शायद अब आपको इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ऊपर बहरहाल ये बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम है। अब जो नीचे वाला होता है, अब आपको पता है उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे है उसके 3 शेल है ना, इसके अंदर 1 है, ये 2 हैं और ये 3 है। तो मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं, तो मैग्नीशियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये मैग्नीशियम के अंदर, मैग्नीशियम हैज़ द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और कार्बन और सिलिकॉन को अगर लोकेट करना हो तो ये कार्बन है और ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन नीचे है तो इसके अंदर 3 शेल हैं, कार्बन के अंदर 2 शेल हैं। तो 3 शेल जिसके अंदर हैं उसके अंदर इंक्रीज़ ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट, यानी सिलिकॉन के अंदर ज़्यादा होगा। सिलिकॉन के अंदर ज़्यादा है, सिलिकॉन एटम विल हैव द ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम को भी देख लें। बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही उसके अंदर आते, एक नहीं आते, सॉरी, ब्रोम और एक ग्रुप के अंदर आते हैं। ये देखें, ये हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नीचे है तो नंबर ऑफ शेल्स आते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी एल्यूमिनियम के ज़्यादा होंगे। लिथियम और सोडियम में भी सोडियम नीचे है, सोडियम के अंदर ज़्यादा होगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर भी क्लोरीन नीचे है तो ज़्यादा होगा। अगर एक ही ग्रुप के अंदर हो, जिस तरह ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अगर शील्डिंग इफेक्ट देखें तो सेम होगा, ठीक है। ये याद रखना, जिस तरह लिथियम और बेरिलियम का मैंने आपको बताया था ना, सेम है। ये देखें, लिथियम और बेरिलियम एक ही ग्रुप के अंदर थे तो वो सेम था दोनों का। ये भी आपने याद रखना है, ये लिखा भी हुआ है, ये सारा ये ट्रेंड मैंने मार्क भी किए हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरे पास है एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़ की अब आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद अब आपने उसका ट्रेंड लिखना है और ट्रेंड की रीज़न लिखनी है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब एटॉमिक साइज़ की मैं जो सा है वो हेडिंग दे देता हूँ। मेरे पास सबसे पहले एटॉमिक साइज़ डेफिनेशन मैं आपको इधर से ही बता देता हूँ।
एवरेज डिस्टेंस होता है, एटॉमिक जो साइज़ होता है ना वो बेसिकली एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉनिक आउटर शेल। यानी ये अगर न्यूक्लियस है और ये पहला शेल और उसके अंदर अगर दो ही शेल हैं तो एटॉमिक साइज़ का मतलब होगा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का फासला, यानी यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से लेकर आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास होगा एटॉमिक साइज़ यानी एटम का साइज़। ये हो गई मेरे पास डेफिनेशन, ये आप बुक से देख लीजिएगा। अब उसके हमारे पास आ गए जी ट्रेंड। अब ट्रेंड हेडिंग दे दें। ट्रेंड में आपको दो लिखवा देता हूँ, एक है जी डाउन द ग्रुप और एक है मेरे पास लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, इसको अलोंग द पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करता है मेरे पास साइज़, ऑब्वियसली शेल नंबर इंक्रीज़ करता है तो साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा, और अलोंग द पीरियड जो है मेरे पास साइज़ डिक्रीज़ करता है। ये आपने सबसे पहले बात लिख ली, डिक्रीज़ और ये इंक्रीज़ एटॉमिक साइज़ का। अब रीजंस लिख लेते हैं इसकी। और अब इनकी रीज़न, यानी एग्जाम में आपने लिखना होगा इंक्रीजेस बिकॉज, डिक्रीजेस बिकॉज। अच्छा, उसकी रीज़न के लिए मैं छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ, क्विकली आपको फिर ना वो समझ आ जाएगा ऐसे। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इसके एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल, तो हर एक, ये मेरा पेन भी ख़त्म हो गया, दूसरा पेन लेते हैं। तो मेरे पास ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा शेल, 5 और 6 और 7 ना, इसी तरह। अच्छा, जब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज़ करता है। तो देखें ना, जब शेल आप बनाते हैं इस तरह तो शेल फिर बड़ा होता जाता है ना साइज़, तो एटॉमिक साइज़ देखें बड़ा होता जाता है। दो शेल का साइज़ यहाँ से यहाँ तक होगा, तीन शेल होंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप मूव करने से चूँकि शेल नंबर इंक्रीजेज सो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीजेज। तो इसकी रीज़न क्या होगी, शेल नंबर इंक्रीजेज, ठीक है, सिंपल। शेल नंबर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक शेल और ऐड हो जाता है, सो उसकी वजह से हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है डाउन द ग्रुप। अच्छा, ये क्यों डिक्रीज़ करता है, इसकी बड़े मज़ेदार रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट मैंने लिखा हुआ है ना, तो आप अलोंग द पीरियड जब इस तरह मूव करते हैं तो आप गौर करें कि इसके अंदर एक, मैं अगर लिखूँ इसके पीरियोडिक नंबर या एटॉमिक नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा जी 10 और फिर ये 11 इधर। तो अब आप देखें, अगर मैं इस सेकंड पीरियड को ही उठा लूँ तो अलोंग द पीरियड मूव करते हुए मेरे पास एक एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहा है। एक एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि इसके अंदर 4, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका मतलब 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर क्या हो रहा है 5 है तो 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे बताएं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगी, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के दरमियान या 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन के दरमियान? ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन के दरमियान ना, इस तरह। तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्सफुली उसको अपनी तरफ खींचेगा शेल को, तो वो उसका साइज़ रिड्यूस होता जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा। इसी तरह जब आप इसके ऊपर आएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 8 था तो इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी ना, तो वो और ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ पुल करेगा, ऐसे अपनी तरफ खींचेगा ना, तो उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। ये रीज़न है जी अलोंग द पीरियड साइज़ के डिक्रीज़ होने की। अब आप क्या लिखेंगे इसकी रीज़न, इसकी आप रीज़न लिख लें द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेज। यानी जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं ना, तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरह इंक्रीज करती है। द साइज ऑफ द शेल एंड द रेडियस ऑफ द एटम डिक्रीजेस। तो साइज जो सा है शेल का और जो रेडियस ऑफ द एटम है वो डिक्रीज करता जाता है। बस ये रीज़न है, ये अब आप एग्जाम में लिखेंगे और ये नज़र भी आ रहा है। देखें डाउन द ग्रुप, देखें हर एक कोई देख लें, पूरे में देख लें, इधर भी देखें इंक्रीज, इधर भी देखें, ये सब देखें इंक्रीज, और इस तरह किसी भी एक पीरियड को देख लें डिक्रीज कर रहा है, ये देखें सब डिक्रीज कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। ये था हमारे पास एटॉमिक साइज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन भी है, क्विकली इसको भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कहता है कौन सा साइज़ बड़ा है जी, तो मैग्नीशियम ये है मेरे पास और एल्यूमिनियम ये है, तो ये दोनों एक पीरियड के अंदर हैं। एल्यूमिनियम आगे पड़ा हुआ है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का साइज़ छोटा होगा क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं टोटल वो ज़्यादा है।
तो मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होगा, लिखा भी हुआ है लार्जर इज़ द मैग्नीशियम। इन दोनों में से मैग्नीशियम बड़ा है। और कार्बन और सिलिकॉन में देखें, कार्बन और सिलिकॉन, ये कार्बन और ये सिलिकॉन है, तो डाउन द ग्रुप सिलिकॉन नीचे पड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ शेल सिलिकॉन के ज़्यादा हैं, तो सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होगा। द लार्जर आइटम इज सिलिकॉन। फिर ऑक्सीजन और सल्फ़र में देख लें, ऑक्सीजन और सल्फ़र में सल्फ़र बड़ा है, नीचे है। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देख लें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देख लें तो ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज़, क्योंकि फ्लोरीन इस तरह आ रहा है ना, आगे पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल टोटल जो है वो कम है, यानी अट्रैक्शन कम होगी, इसलिए उसका साइज़ बड़ा होगा। इसके अंदर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका साइज़ और छोटा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये दोनों अलॉन्ग द पीरियड पढ़े हुए हैं, और ये दोनों पड़े हुए थे, ऑक्सीजन और सल्फ़र जो थे वो ग्रुप में पड़े हुए थे, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये इस तरह मैंने इनका आंसर भी आपको बता दिया। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी सबसे पहले बनाते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन क्या होगी जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन दूसरा शेल बना लेता हूँ, और एक और भी एक बना लेता हूँ जिसमें 3 शेल हों, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, एनर्जी इज गिवन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द एटम, एटम को देंगे टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यानी आप इस एटम है, इस एटम को एनर्जी दें और इतनी एनर्जी दें, वो एनर्जी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से के असर से ऐसे बाहर निकल जाए, एंड इट विल बिकम, जब लूज करेगा तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव आइन। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इट विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज आइन या इट विल पॉजिटिव आइन। ठीक है, इसी तरह एक और एलिमेंट लिया हुआ है, इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी का यही मतलब होगा कि आपने इसको एनर्जी देनी है, एटम को ही देनी है, ऑब्वियसली वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतनी एनर्जी लेंगे कि ये इसके असर से ऐसे बाहर निकल जाए। तो दिस इज़ बेसिकली द आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स। अच्छा, उस आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, और वो क्या है कि ये एटम जो उनसे ना आइसोलेटेड और गैशियस एटम होने चाहिए। आइसोलेटेड गैशियस एटम क्यों होने चाहिए? ये डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं, आइसोलेटेड गैशियस एटम होने चाहिए। उसको ये क्यों कहा गया आइसोलेटेड गैशियस होने चाहिए? क्योंकि गैशियस ही एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें एटम्स दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उस तब जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो आपको एग्जैक्ट मिलती है। अदरवाइज अगर कोई दूसरा एटम इसी के साथ का, अगर एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके साथ का कोई नेबरिंग एटम भी तो होगा ना, तो फिर आपको एग्जैक्ट एनर्जी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिर हो सकता है उसके न्यूक्लियस के असर में भी हो। तो आपने इसको पहले आइसोलेट यानी अकेला करना है, और वो तभी होगा जब वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, ताकि आपको वो जो एनर्जी मिलेगी ना वो एग्जैक्ट मिलेगी। इसलिए कीवर्ड में आइसोलेटेड गैसियस एटम ज़रूर लिखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली, वो मैं लिखवा भी देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या गिवन। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। मैंने अभी आपको आइसोलेटेड का भी बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इसने वर्ड लिया हुआ है जी एम फॉर मेटल, और मेटल ही नॉर्मली जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो एम प्लस एनर्जी आप देंगे तो इसको वो एम पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी इसकी इक्वेशन भी अब आपने लिखनी है, लाजमी डेफिनेशन लिखनी है, कीवर्ड्स सारे लिखने हैं, फिर इक्वेशन लिखनी है। एम प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, गिव्स अस, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये मेरे पास m प्लस 1 हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 लूज करता है तो फिर आपके पास जो है वो m प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो होगा, ये इसको आप कहते हैं जी एंडोथर्मिक है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन तो नहीं, खैर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक वो होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं जिसमें आप उनको एनर्जी देते हैं। तो हमने इसको एनर्जी दी थी ना, ये हमने इसको देखे ना, हमने इसको एनर्जी दी थी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी वैल्यू यानी पॉजिटिव, और एंडोथर्मिक के लिए जेनेरिक जो कन्वेंशन है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, इक्वेशन लिख ली। अब आ जाते हैं जनाब हमारे पास इनके ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में उसी तरह आप लाइन लगाएं,
डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम और अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, अब आपने बताना है। अच्छा, इसका ट्रेंड जो है वो डाउन द ग्रुप, आप याद रखिएगा कि ये डिक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, और ये इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड। अब रीज़न्स, ठीक है, रीज़न क्या है, ये क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि देखें, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली ये मेजर करती है कि न्यूक्लियस का होल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब न्यूक्लियस का होल्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ठीक है ये बात, और न्यूक्लियस का होल्ड जितना कम होगा हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, हमने देखा ना इसमें 2 मैंने बनाए थे शेल, इसमें 3 बनाए, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का होल्ड भी कम होता जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना, क्योंकि वो दूर होता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है। तो इसलिए इसके अंदर कम एनर्जी लगेगी, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रांग होगा, सो लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि यहाँ पे सॉरी, द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस, द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड वीक है, सो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द साइज। ये इसके सारे रीजंस आप लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, सारे लिख सकते हैं। क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लिख लें साइज इंक्रीजेस, मैं कीवर्ड लिखवा रहा हूं, और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीजेस, ठीक है। सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये क्यों जी इंक्रीज कर रही होती है? क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर का चार्ज अभी हमने देखा था कि अलोंग द पीरियड ना, ये भी मैंने इधर बनाया भी था कि अलोंग द पीरियड बेसिकली न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज करता जाता है। यानी यहाँ पे न्यूक्लियर का ओवरऑल चार्ज कितना है? 4 है, इधर 5 है, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इधर सॉरी 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन इधर। तो आप जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो ये मतलब था न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज करना, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती है ना, तो साइज भी छोटा होता जाता है, तो मुश्किल होता जाता है रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि इसमें देखें ना अलोंग द पीरियड साइज हमें पता है छोटा हो रहा था, तो जितना छोटा हो रहा था वो तभी हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियर का जो पुल था, अट्रैक्शन थी अपनी तरफ उसको खींचने की, वो स्ट्रांग होती जाती है। तो जितनी फोर्स स्ट्रांग होगी उतना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए अलोंग द पीरियड मोर एनर्जी, या जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी वो इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। अब इसके आप रीजंस लिख लें। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एक ये रीज़न, और या दूसरी लिख सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाती है। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी इन रीजंस की वजह से मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ये यहाँ पे भी लिख लें फ्रॉम वैलेंस शेल, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका आयोनाइजेशन एनर्जी। आप ये रीजंस लिख भी लीजिए, ट्रेंड भी लिख लीजिए, मैंने रीजंस भी लिखवा दी टू द पॉइंट, बस ये एग्ज़ाम में लिखनी है। इन्होंने तो बहुत लंबी लंबी रीजंस लिखी हुई है बुक के अंदर, तो उसमें से निकालना भी थोड़ा सा होता है। अच्छा, इसका एक MCQ भी ये देख लें कि यूनिट्स जो यूज़ होते हैं ना वो किलो जॉल पर मोल। अब ये चूँकि एक एटम की या एक देखें ना, एक एटम की तो नहीं ना निकाली जा सकती ना यहाँ पे, तो ये फिर
एक मोल की निकाली जाती है, यानी ये जो कैलकुलेशंस की जाती है ना आयोनाइजेशन एनर्जीज की, ये पर मोल की जाती हैं। और ये जो टेबल बना हुआ है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का पर मोल का बना हुआ है, यानी एक मोल हो हाइड्रोजन का तो 1312 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, एक मोल के लिए ये, यानी ये वैल्यूज सारी किलो जाउल की में लिखी हुई है, यानी किलो जाउल एनर्जी और एक एक मोल की लिखी हुई है ये सारी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। बी और सी, बोरॉन और कार्बन जो उनसे हैं उनका कंपैरिजन है कि ये इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो बी और सी, हम वैल्यूज़ को नहीं देखते, हम देखते हैं ये अलॉन्ग द पीरियड है। तो न्यूक्लियर का चार्ज स्ट्रॉन्ग आगे इस तरह इंक्रीज़ करती है, इसका मतलब कार्बन की ज़्यादा होगी। और ये देखें ये नज़र भी आ रही है, इसकी 801 किलो जाउल्स है और इसकी 1086 किलो जाउल्स है। तो कार्बन की ही ज़्यादा है क्योंकि ये अलॉन्ग द पीरियड है और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करती है। ये हमने अभी पढ़ा भी था ये सारा, अभी इसमें कार्बन आ गया। फिर इसी तरह मेरे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस था। नाइट्रोजन कहाँ है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखें तो डाउन द ग्रुप हमने अभी देखा कि डिक्रीज़ करती है। देखें डाउन द ग्रुप ये क्या करती है, डिक्रीज़। तो डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन और फास्फोरस को देखें तो डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब फास्फोरस की कम होगी और नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। और ये देखें वैल्यू में भी नज़र आ रही है, 1402 है और ये 1012 है। और इसने क्या कहा था कि किसकी ज़्यादा है, स्मॉलर किसकी है ना, तो फास्फोरस की स्मॉलर है, ठीक है। और इधर बोरॉन की स्मॉलर है, मैंने जो टिक मार्क कर दिया है इसमें वो कार्बन का लगा दिया है, यानी कार्बन की ज़्यादा है और बोरॉन की कम है। ये कार्बन की ज़्यादा है और बोरॉन की कम है, मैं इस तरह निशान भी लगाया। तो मैंने ये सवाल नहीं देखा था कि उसने स्मॉलर की पूछी हुई है। अच्छा, कुछ आगे और भी कंपैरिजन है बोरॉन और नाइट्रोजन। अब बोरॉन और नाइट्रोजन देखें वो एक ही पीरियड के अंदर आते हैं। तो इसमें इसने पूछा क्या स्मॉलर आयनाइजेशन किसकी है, तो स्मॉलर ऑब्वियसली बोरॉन की होगी क्योंकि वो पहले आ रहा है और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करती है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा और वैल्यू से भी नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लें बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम डाउन द ग्रुप हैं, तो नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, तो मैग्नीशियम की कम होगी और बेरिलियम की ज़्यादा होगी और ये वैल्यू से भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम है। मैंने पहले ये जो टिक मार्क किए हुए ये ज़्यादा वाले के किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा ये डबल डबल टिक मार्क हुए हैं, ये स्मॉलर के लिए। मैग्नीशियम इज स्मॉलर। इधर से मेरे पास बोरॉन और नाइट्रोजन को देखते हैं तो बोरॉन इज स्मॉलर। और कार्बन और सिलिकॉन को देखते हैं, ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास नीचे सिलिकॉन है। कार्बन की ज़्यादा और सिलिकॉन की कम है, डाउन द ग्रुप चूँकि डिक्रीज़ करती है तो सिलिकॉन की कम है, ठीक है, ये कार्बन की ज़्यादा है। अच्छा, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली रिवर्स है आयोनाइजेशन एनर्जी का। अच्छा, अब इसके लिए न्यू पेज, डेफिनेशन, डायग्राम और इक्वेशन के साथ इसको भी बना लेते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपके सामने ना दो ही बना लेता हूँ एटम्स। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी जोन सा है ना ये हमें देगा और हमने इलेक्ट्रॉन देना है इसे, ठीक है। यानी कि ये नॉन मेटल है एंड और इसने, यानी ये वही चीज़ है कि इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है, ठीक है। तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन ना, तो जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, जो हमने पीछे अभी पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे देखे भी थे कि नॉन मेटल्स और उनके जो चार्ज होते हैं या 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो एनर्जी इज़ बीन गिवन आउट। तो एनर्जी क्या होगी, गिवन आउट, एनर्जी इज़ बीन रिलीज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका उलट था, अब यहाँ पे देखें इसका उलट था, हम इसको एनर्जी दे रहे थे और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, जबकि इसके अंदर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर रहा है और एनर्जी इज़ बीन रिलीज। इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और एनर्जी इज़ बीन रिलीज्ड, ठीक है। अब समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। और ये भी हमेशा गैशियस एटम ही स्टेट में होगा, सेम रीज़न आइसोलेटेड गैशियस एटम
आइसोलेटेड क्यों, अकेला करेंगे तो एग्जैक्ट निकलेगी, गैशियस में ही दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसके लिए कीवर्ड भी आइसोलेटेड गैशियस एटम ही होगा। और इसकी इक्वेशन भी लाजमी लिखनी है आपने, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो प्लस ई कोई एलिमेंट है, यानी जनरल वर्ड इसके लिए एक्स लिया जाता है। अब एक्स जो है ना वो बेसिकली हेलोजेंस के लिए यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज आइन, एक लेगा तो -1 हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली एनर्जी ही है, तो मैं एनर्जी लिख लेता हूँ। और ये चूँकि ये प्रोसेस एनर्जी इज़ बीइंग गिवन आउट, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। और ये अपनी वैल्यू कम कर रहा है, यानी इसके लिए साइन आएगा नेगेटिव। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब an electron adds up in the valence shell of an isolated gaseous atom to form a uninegative gaseous ion. Uninegative is very important। यहाँ पे uninegative भी एक कीवर्ड है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिनेगेटिव क्यों कहा, यानी एक नेगेटिव। अब जब आप इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन देंगे ना, ये ऑलरेडी यानी नेगेटिव चार्ज हुआ है। अब ये इसके ऊपर इस तरह ना एक, यानी समझ लें एक चार्ज आया हुआ है -1, ठीक है। इसने एक लिया ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद ये बन गया ना -1 बन गया, इसने अब नेगेटिव चार्ज हो गया। इसको जब आप दोबारा इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो अब ये आपको एनर्जी वापस नहीं करेगा, अब इसको एनर्जी दोबारा देनी पड़ेगी साथ। यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो एक्सो नहीं होती, वो एंडोथर्मिक होती है। याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि आपको उसे एनर्जी साथ देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन भी देंगे साथ एनर्जी भी देंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। तो सो वी हैव टू गिव इट एनर्जी, ठीक है, हमें से एनर्जी अपने पास से देनी पड़ेगी ताकि जो वो उसको रिपल्जन थी, जो ऑलरेडी अंदर इलेक्ट्रॉन से जो उसको रिपेल कर रहे थे, उस फोर्स को कम किया जा सके, ओवरकम किया जा सके, और वो फिर इलेक्ट्रॉन उसके शेल के अंदर आ जाए। समझ आ गई? इसलिए यहाँ पे जो वर्ड था वो यूनी नेगेटिव था, यानी पहला ही सिर्फ जो होगा वो गिवन आउट करेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी, जो पहले वाले की होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एक्सो होती है, उसमें वो एनर्जी हमें रिलीज करता है। क्लियर हो गया ये बात भी, ये कीवर्ड भी। अच्छा, अब इसके बाद इसके हमारे पास आ जाएंगे जी ट्रेंड, और ट्रेंड बिल्कुल सेम है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का है उसी तरह इसका भी है। मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। ट्रेंड जो है वो डाउन द ग्रुप, ये भी डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करेगी, जबकि अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी। सेम आपने जो इनके रीजन है ना, बिकॉज इसके भी बिकॉज सेम रीजन। अब इसके रीजन हमने क्या लिखे थे, सेम लिखिएगा। साइज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करती है। सो फिर से बताता हूँ आपको कि इसकी आपने रीजंस लिखी, एटॉमिक बिल्कुल सेम, साइज इंक्रीज करता है या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। ये दोनों आपने लिख लिया, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। अब आगे अब आप ये तो नहीं लिखेंगे ना, उसके बाद जो सा लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपकी लाइन बड़ी क्रिटिकल है, आपने लिखनी है द एडेड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन बाइंड्स लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे? द एडेड इलेक्ट्रॉन बाइंड्स लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस, ठीक है। एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। फिर से बता देता हूँ, ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बिकॉज atomic size increases and the shielding effect increases, so the added electron binds less tightly to the nucleus। यानी जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतना टाइटली बाइंड नहीं करेगा जो न्यूक्लियस था, यानी इसके साथ
इतना अच्छा बाइंड नहीं करेगा, इसका साइज़ बड़ा है यहाँ पे, यानी ये इतना अच्छा बाइंड नहीं करेगा इस न्यूक्लियस के साथ। सो इसलिए जितना बाइंड स्ट्रॉन्ग करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी ही निकलेगी। सो लेस एनर्जी इज़ रिलीज। ये वर्ड आपने याद रखना है, ये की वर्ड है। सो एडेड इलेक्ट्रॉन बाइंड्स लेस टाइटली टू द न्यूक्लियस, ये की लाइन है, आपने ये लिखनी है। सो लेस एनर्जी इज रिलीज। उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड था इसका इंक्रीज कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसकी रीज़न भी इसी तरह, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों रीज़न ये लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, ये मैं रीज़न इसकी यहाँ लिख देता हूँ, इंक्रीज कर रही है। नंबर 1, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं, एंड दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अब वही वाली लाइन, सो द एडेड इलेक्ट्रॉन binds more tightly to the nucleus। ठीक है, so more energy is released, so more energy is released। ये लाइन आपने लिखनी है, फिर पढ़ा देता हूँ, लेफ्ट टू राइट, electron affinity increases because nuclear charge increases and the strong force of attraction between the nucleus and the incoming electrons is there, so the added electron binds more tightly to the nucleus, so more energy is released। समझ आ गई आपको बात? ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो कि कंप्लीट हुआ। अब आप इसमें से इसको पढ़ेंगे तो आपको वो घुमाता ही रहेगा। मेरी वाली रीजंस लिखी है वो मैंने टू द पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दी हुई हैं, वो लिख लीजिए तो आपका आंसर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि देखें, एक चीज़, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जी नोबल गैसेस की, ये आप ये देखें, ये याद रखें, ज़ीरो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, क्योंकि इनके सब के ऑक्टेट पूरे हैं, इसका डुप्लेट पूरा है, इन तीनों के ऑक्टेट पूरे हैं, तो ऑलरेडी स्टेबल है ना। नियर ये सारे नोबल गैसेस हैं, बाकी सारे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे और ये वाले जोन से वो लूज़ कर रहे थे। तो इस साइड वालों की आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, चेक कर लें, इस साइड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है और इस साइड वालों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है, यानी राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हाई होती है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है लास्ट बात कि इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, जनरल एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न वो कहता है जी आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज सही तरह उस तरह नहीं कर रहा, डाउन द पीरियड डिक्रीज उस तरह नहीं कर रहा। ये देखें इस तरह ये -122 हो गया, +7 हो गया, -141 हो गया, तो कभी वैल्यू ज़्यादा कभी कम। तो ये उसने बात आगे लिखी हुई थी, ये कहता है कि आप हायर क्लासेस यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या रीज़न्स हैं इसकी। तो अभी मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है जी मेरे पास टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे पहले इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये मैं साथ साथ लिखता भी हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसने बड़ी अच्छी लिखी हुई है तो मैं ये लिखूँगा नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँगा। होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बात हो रही है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास बॉन्डिंग भी आ जाएगी, वो समझ आएगा फिर आपको। अब असल में होता क्या है कि दो एटम हैं, फॉर एग्जांपल H और Cl, दोनों ने ना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो सा ना वो लेकर आए और दोनों ने अपना
वैलेंस पूरा करने की कोशिश की। ये भी बॉन्डिंग की एक टाइप है। उसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है और इस तरह ना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इस तरह आ जाता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आता है, हाइड्रोजन अपना ले आता है, तो दोनों के असर में ये दो दो पूरे हो जाते हैं, दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक टाइप है। अब होता क्या है कि इनमें से ना एक तगड़ा होता है ज़रा, ठीक है, जो तगड़ा होगा ना वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना, हालांकि ये दोनों ने मिलाया था एक एक, तो ये इसको अपनी तरफ ज़रा खींच लेगा ज़्यादा। ठीक है, तो जो जितनी फोर्स से ज़्यादा खींचेगा उसको कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ठीक है, अब डेफिनेशन बताता हूँ। एबिलिटी, अब डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम, अब इसकी एटम की ज़्यादा थी इनके मुकाबले में ना, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इन अ केमिकल बॉन्ड टुवर्ड्स इट्स सेल्फ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये शेयर्ड इससे दूर चला जाएगा थोड़ा सा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल यानी फुल पॉजिटिव नहीं, यानी लूज नहीं किया, थोड़ा सा दूर चला गया, और इसने ज़रा दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, अपना तो खींच ही खींचा, उसका भी खींच लिया, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड भी बना हुआ है, और Cl पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल, इसको पार्शियल, ये पार्शियल का सिंबल है ऐसे, ये पार्शियल इसको कहते हैं, यानी थोड़ा सा, ये भी एक टर्म है केमिस्ट्री के अंदर ना, तो ये इसने ज़्यादा खींच लिया, इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्लोरीन की अब ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, इसलिए क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। इसको ना मैं एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, दो भाई होते हैं ना, पैसे में ला के गेम खेलते हैं, कहते हैं कि हम चलें पैसे में लाते हैं, वीडियो गेम ले आते हैं, और हम आधे आधे पैसे डाल के वीडियो गेम लेंगे, तो आधा आधा टाइम भी होना चाहिए था, लेकिन अमूमन जो देखने में आया होना तो नहीं चाहिए, जो बड़ा भाई होता है वो गेम पे तरह कब्ज़ा कर लेता है, वो फिर ज़्यादा देर खेलता रहता है। तो बिल्कुल ये मिसाल ऐसी है कि यानी फिर उस बड़े भाई की समझ लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, समझ आ गई। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी जो मैंने एक आसान एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन की। डेफिनेशन यहीं से ही कर लीजिएगा, इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, ये लिख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे लाइनस पॉलिंग, ये एक MCQ है। इन्होंने डिवाइस किया था मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। अब रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के लिए का मतलब यह है कि किसी की भी कोई अपनी फिक्स नहीं है, ये रिलेटिव है, यानी आप ना, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है कि किसी मेथड के ज़रिए आप कहें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, ये रिलेटिव है, यानी इसकी इसके मुकाबले में होगी, क्लोरीन की हो सकता है किसी और के मुकाबले में कम हो, तो क्लोरीन फिर उससे भी ज़्यादा कोई तगड़ा हो वो उससे खींच के ले जाए ना। तो फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू से अगर समझाऊं तो फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, असाइंड वैल्यू ना, ये इसी बंदे ने असाइन की हुई है क्योंकि ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक को हाईएस्ट वैल्यू दे देते हैं, फिर बाकियों को उसके हिसाब से कंपेयर करते रहते हैं। अब फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू दैट इज़ 4.0, यानी इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइंड है उसमें हाईएस्ट वैल्यू हैज़ द फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू असाइंड, कैलकुलेटेड नहीं, असाइंड वैल्यू 4.0। अब देखें, अब अगर फ्लोरीन और क्लोरीन मिलेंगे, क्लोरीन की 3.0 है, हाइड्रोजन ये था 2.1, अभी मैंने H और Cl की आपको एग्जांपल दी थी। अब अगर यही फ्लोरीन और क्लोरीन फॉर एग्जांपल बॉन्ड बना लें हाइपोथेटिकली, तो फ्लोरीन जो सा फिर उससे भी ज़्यादा खींच के ले जाएगा, तो फिर फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो दिस इज़ हाउ इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपैरिजन यानी। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास टॉपिक जो है ये भी कंप्लीट हुआ। इसके ट्रेंड बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके ट्रेंड भी याद रखिएगा, इसमें मेंशन नहीं है कहीं पे, नीचे इसने ये पूछे हुए हैं कि इसने कहा जी ज़रा ट्रेंड का ज़रा हिसाब लगाएं, इस सारी एक्टिविटी जो इसने करवाई है ना उसमें बेसिकली उसने ट्रेंड का कहा कि ये खुद ही करें। यहाँ तक आज हमारी वीडियो होगी, बस ये आखिरी चीज़ करते हैं और हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। अच्छा, इसके जो ट्रेंड है ना वो अलॉन्ग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीजेज है। ठीक है, ये ट्रेंड है और ये असाइंड है, ये याद रखिएगा, ये यानी एक्सपेरिमेंट से कर करके ना रिलेटिव कंपेयर कर करके किया हुआ है, और इसकी कोई रीज़न नहीं है, बस ये है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बस जब आप लिखेंगे तो इसकी कोई रीज़न नहीं है,
बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इसमें भी इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़, यानी सेम ट्रेंड। अब सेम ट्रेंड किस किस के हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन तीनों के ट्रेंड सेम है। सब तीनों डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ और इस तरह इंक्रीज़ कर रहे थे। और शील्डिंग इफेक्ट का और एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड सेम था, वो अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ और डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रहे थे वो दोनों। अच्छा, अब इसने क्या कहा है, ये हो गया हमारा ये टॉपिक वैसे कंप्लीट है, मैं सिर्फ आपके लिए ये पढ़ रहा हूँ। उसने कहा है मूव अक्रॉस द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब ये सेकंड पीरियड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो आप देखें 1.0 1.5 तो ये इंक्रीज़ कर रही है। फिर उसने कहा जी आप थर्ड पीरियड पे मूव करें, नहीं पहले उसने कहा डाउन द ग्रुप वेरिएशन मूव करें सेकंड पे। तो डाउन द ग्रुप जब मैं मूव करता हूँ सेकंड की तो 1.5 से देखें 0.9, इधर क्या कर रही है देखें डिक्रीज़। फिर उसने कहा जी अब आप, यार ये इसने ना यहाँ पे कहा है सेकंड पीरियड में पहले लेफ़्ट टू राइट, सेकंड पीरियड को देखते हैं तो ये इंक्रीज़, ठीक है। फिर उसने कहा जी थर्ड पीरियड को देखें लेफ़्ट टू राइट, अब थर्ड पीरियड को देख लें 0.9 1.2 3.0 यहाँ तक इंक्रीज़, ये भी इंक्रीज़, यानी ये दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा पीरियड दोनों मैंने जनरली पहले ही लिख दिया इंक्रीज़ है। फिर उसने क्या कहा जी अब आप जनरलाइज कर लें जी, क्या है जी कि पीरियड में क्या कर रही है एंड राइट द रीज़न, तो ये बिल्कुल इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1 एंड 2। अब आप 1 ग्रुप में आए, टॉप टू बॉटम देखें, ये देखें 2.1 से 0.7 डिक्रीज़, 1.5 से 0.9 ये भी डिक्रीज़। तो जनरल ट्रेंड क्या है जी, ये भी डिक्रीज़ कर रही है। इसकी भी रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि ये डिक्रीज़ ही कर रही है। और उसने कहा जी जनरल ट्रेंड आप लिख दें, वो मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब इन्होंने ना रीज़न भी मांगी हुई है, ये देखें उसने कहा जी कि गिव रीज़न एंड राइट रीज़न, इसकी भी इसने कहा जी रीज़न। अब रीज़न ना बिल्कुल सेम ही होगी जो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की थी कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा होता है। साइज़ चूँकि इंक्रीज़ कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना वो दूर होता जाता है, तो उसका जो पुल है, उसका अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस की जो होल्ड है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो दूर हो जाती है। फॉर एग्जांपल जितनी दूर होती जाएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसी तरह इसकी इंक्रीज़ क्यों कर रही है, उसका भी सेम रीज़न कि न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज़ करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सो जो फिर उसका जो पुल है ना, जो उसके असर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको फिर स्ट्रांगली पुल कर लेते हैं, ये रीज़न थी। खैर उसके बाद अब आपने एग्ज़ाम के लिए इसका याद क्या रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है जो आपको आगे केमिस्ट्री की लाइफ, यानी जब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे याद रहेंगे। फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आती है 3.5, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0 और आर्गॉन 3.0, तीन की 3.0 है, यानी फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 3.0 नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ये तीन। बेरियम 2.8, कार्बन 2.5 और हाइड्रोजन याद रखनी है आपने 2.1, और मिनिमम याद रखनी है पोटाशियम की है 0.5। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जस्ट वैसे याद रखने के लिए, और ये रिलेटिव हैं, ये एक दूसरे से कंपेयर करके निकाली हुई हैं। होप कि आपको आज के ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होगी। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा लें और एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर लें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छे और फ़ायदेमंद कॉन्सेप्ट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।